कुछ ही दिनों पहले की बात है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के एक छोटे से कस्बे में रूपचंद राजा रघुवंशी नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा, मेहनती और दिल का बेहद साफ इंसान था। वो अपने छोटे से परिवार के साथ एक शांत और खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन किसे पता था कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। उसके हंसी खुशी से भरे जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ छीन लेने वाला था। उसकी मुस्कान, उसका विश्वास और अंत में उसकी जिंदगी भी। और उस जिंदगी की कीमत की शुरुआत होती है एक आम दिन से, जहां राजा ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत की थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून भरा दिन साबित होने वाला है। सुबह की वो आखिरी मुस्कान, सुबह के 5 बजे का वक्त था। आसमान हल्का हल्का नीला होने लगा था। गली के कोनों से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं से दूध वाले की साइकिल की घंटी भी। वही राजा की माँ सीता रघुवंशी हमेशा की तरह सबसे पहले उठ गई थी। साड़ी का पल्लू सिर पर रखे, आंखों में नींद की परछाइयां लिए वो आंगन में झाड़ू लगा रही थी। वो जानती थी राजा की सुबह माँ की मुस्कान से ही शुरू होती है। तभी उसी वक्त राजा कमरे से बाहर आया और फिर रसोई की तरफ गया और माँ को आवाज दी। माँ, चाय मिलेगी या आज भूखे ही जाना पड़ेगा? चाय क्या, आज तो पराठे भी मिलेंगे। तेरा चेहरा देखकर ही सुबह सुहानी लगती है राजा। आजा, मैं खाना निकलती हूँ, तू खाना आज खाकर जा बेटा। अरे वाह माँ, आज तो वाईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। कहीं कोई त्योहार व्यवहार तो नहीं? त्योहार तो हर दिन होता है जब तू मुस्कुराकर घर से जाता है। तू है तो घर में रोशनी है बेटा। तू नहीं रहेगा तो ये चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। ऐसी बातें मत किया कर माँ। तू है, बस यही बहुत है। तू और पापा दोनों का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बेटा, दौलत से ज़्यादा ज़रूरी है भरोसे के लोग। हर किसी को अपने दिल का दरवाज़ा मत खोल दिया कर। ज़माना अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे माँ, तू तो रोज रामायण सुनती है, अब फिर भी डर जाती है। मेरे पास तेरा आशीर्वाद है। किसकी हिम्मत जो राजा का कुछ बिगाड़ दे। बस बेटा, यही घमंड सबसे पहले तोड़ता है ऊपर वाला। हर चीज़ पर भरोसा कर लेता है तू। खुद पर कर, लेकिन सब पर नहीं। इतने में पायल दौड़ती हुई आती है। माँ देखो ना, नेटवर्क फिर नहीं आ रहा। राजा भैया, आप बोलो पापा से। हर बार यही नेटवर्क की परेशानी। तू हर बार मुझे ही क्यों बीच में लाती है पायल? क्योंकि इस घर में तुम ही तो सुपर हीरो हो भैया। इधर भीतर कमरे में जगदीश रघुवंशी बैठकर पुरानी किताबों को टटोल रहे थे। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन राजा की नौकरी और उसका मेहनत से किया हर काम उन्हें भीतर से जगा देता था। सीता, ये लड़का बहुत आगे जाएगा, मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा। इधर थाली में आलू के पराठे थे, अचार और सफेद मक्खन। राजा ने पहला निवाला मुंह में डालते हुए माँ से पूछा, माँ, तू हमेशा मुझसे इतनी जल्दी क्यों उठती है? क्योंकि जब तू देर तक सोता है तो मेरा मन बेचैन हो जाता है। माँ हूँ तेरी राजा। अपनी माँ की यह बात सुन के राजा कुछ पल के लिए रुक गया। उसकी आंखें माँ के चेहरे को पढ़ने लगी। आंखों में झुर्रियां थीं, लेकिन उनमें एक अलग ही सुकून था। और सुकून की वो दीवार राजा के बिना अधूरी थी। फिर राजा ने खाना खाकर बैग उठाया और चप्पल पहनते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। वो घर से बाहर निकल ही था कि तभी उसकी माँ आवाज लगती है और कहती है, रुक राजा, माथे पर तिलक लगा दूं, तुझे किसी की नजर नहीं लगेगी। क्या माँ तू भी इस सब में विश्वास करती है? ठीक है, चल माँ, ले लगा दे। फिर सीता रघुवंशी राजा के माथे पर हल्दी का तिलक लगाती है और धीरे से उसके कान में धीमी स्वर में बोलती है, सावधानी से जाना बेटा, और जो भी हो तू तुरंत पहले मुझे बताएगा। फिर राजा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, तू चिंता मत करना माँ, आज कुछ अच्छा होने वाला है। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है। जो दिल कहे वही करना, लेकिन किसी का दिल तोड़ने की जरूरत न पड़े। आपकी परवरिश ही इतनी मजबूत है माँ।
कि मेरा दिल तो खुद ब खुद सही राह पर चलता है। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। भैया जल्दी लौट आना, शाम को मेरे लिए गोलगप्पे लाना भूलना मत। फिर राजा मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा ठीक है बाबा, तू तो इस घर की मानो मिठाई है। हाँ लाऊंगा, और माँ के लिए रसगुल्ले भी। दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है और घर के भीतर रह जाती है माँ की दुआएं, पिता की चुप्पी और बहन की आंखों में उम्मीदें। उन्हें क्या पता था कि यह मुस्कान जो आज राजा के चेहरे पर थी, वो इस घर की आखिरी मुस्कान बनने वाली है। इधर सुबह की धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी, सड़कें जाग चुकी थीं, दुकानों के शटर खुल रहे थे और गली के नुक्कड़ों पर चाय की चुस्कियों के साथ दिन की पहली बातचीतें शुरू हो चुकी थीं। राजा हाथ में बैग लिए तेजी से चल रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह घर से थोड़ी डर गया ही था कि तभी रास्ते में अचानक किसी ने पीछे से आवाज दी, अबे राजा, इतना जल्दी कहाँ भाग रहा है? दूल्हा बनने की जल्दी है क्या? फिर राजा रुका और पीछे मुड़कर देखा तो देखा वही पुराना यार, बचपन का दोस्त विक्रम। विक्रम हंसमुख, थोड़ी सी शरारत और ढेर सारी पुरानी यादें लेकर उसकी ओर देख रहा था। दूल्हा, तू आज भी वही बात लेकर खड़ा है? मेरे भाई भाई, अब मजाक नहीं कर रहा, सीरियस हूँ। देख, हम सबकी शादियां हो गई, अब तू भी कर ले, तेरी उम्र भी तो हो रही है। मेरे पास अभी बहुत कुछ है जो अधूरा है विक्रम। घर है, माँ है, बहन की पढ़ाई है, तेरे भाभी की जगह माँ ही है अभी। राजा, माँ को ही तो बहू की जरूरत है, पायल को भी तो कोई बड़ी बहन चाहिए, और तुझे एक साथी। तू दूसरों का बहुत सोचता है भाई, कभी अपने लिए भी सोच, क्या बुरा है? विक्रम की बातें सुनकर राजा थोड़ा उदास सा हो गया। उसकी आंखों में कई सवाल थे और जवाब कहीं भीतर छिपे हुए। तू सही कह रहा है, पर डर लगता है विक्रम। कभी कभी लगता है कि सब कुछ एकदम सही है तो कुछ नया जोड़ने से कहीं कुछ टूट न जाए। फिर विक्रम राजा को समझाते हुए बोला, राजा, तुझे पता है तू बहुत अच्छा इंसान है, इतना अच्छा कि कोई भी लड़की खुद को खुशनसीब समझेगी तुझसे शादी करके। बस तू आगे बढ़, किस्मत भी तेरा साथ देगी। फिर राजा ने धीरे से गर्दन हिलाई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई थी। कभी कभी लगता है जैसे कोई है कहीं जो शायद मेरा इंतजार कर रहा है, पर फिर सोचता हूँ अगर सच में कोई है तो वो वक्त आने पर खुद मिल जाएगी। अब विक्रम मुस्कुराया, फिर हंसते हुए बोला, वाह, अब तू फिलोसोफर बन गया है। चल किसी दिन बैठकर इस पर भी चर्चा करेंगे, पर अब ऑफिस ना लेट हो जा, वरना बॉस से शादी करवानी पड़ेगी। राजा भी ठहाका मारकर हंस पड़ा और उससे बोला, चल ठीक है, तू जा, और हाँ, माँ से मिलाने घर आना कभी। अब तेरी भाभी की जगह तुझे चाय में पिलाऊंगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने अपने काम पर निकल गए। वो एक सच्ची दोस्ती का आलिंगन था, जहां शब्दों से ज्यादा मौन में भरोसा होता है। अब राजा रास्ते में चलता है और उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या वाकई कोई है जो मेरा इंतजार कर रही है? फिर उसने खुद को झटका दिया, बैग को सीधा किया और अपने काम की ओर बढ़ चला। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आने वाला है जहां सवाल तो रहेंगे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। इधर सीता रघुवंशी पूजा की थाली समेट रही थी। उनकी आंखें दिए की लौ में नहीं, कहीं दूर देख रही थीं। एक चिंता, एक माँ का मौन। तभी पीछे से जगदीश जी कमरे में आते हैं। सीता, सब ठीक तो है? आज कुछ चुप चुप सी हो। सीता ने धीमी मुस्कान के साथ पति की ओर देखा। बस राजा की चिंता रहती है। हर रोज सोचती हूँ कब वो घर बसाएगा, कब उसके लिए भी एक साया होगा जो उसकी परवाह करे, जैसे मैं करती हूँ। हमारा राजा अब बच्चा नहीं रहा, पर तुम सही कह रही हो, अब उसके सिर पर से तुम्हारा आंचल उतरना चाहिए और किसी और का साया आना चाहिए। जगदीश जी, मैंने आज मंदिर में यही मन्नत मांगी है कि मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की मिले जो उसके मन जैसी हो, जो उसके भोलेपन को समझे, उसकी ईमानदारी को अपनाए और सबसे ज़्यादा उसे टूटने न दे। सीता, भगवान ने तुम्हारी हर प्रार्थना अब तक सुनी है, ये भी सुनेगा। हम कल ही पंडित जी से बात करेंगे।
सीता ने सिर हिलाया और एक लंबा सांस लिया और बोला, बस एक डर लगा रहता है जगदीश जी। बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं जहाँ लड़कियाँ घर आकर उसे तोड़ देती हैं। हमारे राजा जैसा सीधा लड़का कहीं कुछ सह न पाए। राजा टूटेगा नहीं सीता, पर अगर टूटा तो हम दोनों को उसे थामना होगा। ऐसे ही दिन बीतता गया और कुछ दिनों बाद शहनाई की मधुर ध्वनि घर को भर रही थी। सफेद पीले फूलों की सजावट घर की दीवारों से बातें कर रही थी। गली के बच्चे मिठाइयाँ बांट रहे थे और मोहल्ले की औरतें मंगल गीत गा रही थीं। अब राजा रघुवंशी की शादी तय हो चुकी थी। लड़की का नाम सोनम था। वह शहर से ही थी, संस्कारी, सादगी से भरी और परिवार को सम्मान देने वाली। ऐसा सब कहते थे। सब कुछ सुंदर था, सपने जैसे। पर उसे क्या पता था कि यह शादी उसके जीवन की आखिरी सुबह साबित होगी। उसने वचन तो लिए थे, लेकिन नहीं जानता था कि इन वचनों के भीतर कोई ऐसा राज छिपा है जो उसकी दुनिया को बर्बाद कर देगा। शादी की रात को जब सब सो चुके थे, राजा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, एक बात कहूँ? क्या? राजा बेटा बोल। आज बहुत डर लग रहा है। सब कह रहे हैं अब जिंदगी बदल जाएगी, पर क्या सब कुछ इतना बदल जाएगा कि मैं राजा ही ना रहूं? सीता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से बोला, नहीं बेटा, तेरी सादगी कभी ना बदले और जो भी इस घर में आए वो तेरे जैसे ही दिलवाली हो। राजा ने माँ का हाथ चूम लिया और मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि किस्मत ने उसके लिए सादगी नहीं, एक साजिश लिखी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया और एक दिन राजा अपनी माँ के पास आता है और बोलता है, माँ, सोनम कह रही है कुछ दिन के लिए घूमने चलते हैं। शादी के बाद कहीं गए नहीं। कहाँ बेटा? मेघालय। सोनम का एक दोस्त वहाँ है। उसने बोला है वहाँ के झरने, पहाड़ सब बहुत सुंदर हैं। अब सीता थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और बोलती है, ठीक है बेटा, लेकिन अपना ख्याल रखना। बाहर का ज़माना ठीक नहीं है, पर तू तो जानता है माँ की ममता कैसे रोक सकती है तुझे। जा घूमा, मुस्कुराते हुए जा और मुस्कुराते हुए ऐसे ही वापस आना बस। अब राजा मुस्कुराता है, सीता के पैर छूता है और कहता है, जल्दी लौटूंगा माँ, तेरे लिए चाय की खास पत्तियां भी लाऊंगा। अब दोनों पति पत्नी मेघालय पहुंचकर एक होटल में रुकते हैं। वहां तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सोनम के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार मोबाइल पर किसी से चैट करती और जब राजा पास आता मोबाइल छिपा लेती। फिर राजा ने एक रात पूछ ही लिया, सोनम, सब ठीक तो है? तुम्हें शक हो रहा है मुझ पर? नहीं, शक नहीं, पर तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। तुम ज्यादा सोचते हो राजा। रिलैक्स करो, हम यहाँ यादें बनाने आए हैं, शक नहीं। राजा मुस्कुरा देता है। उसे क्या पता, कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बनने जा रही है। अगली सुबह झरने के किनारे सोनम और राजा एक सुनसान जगह पर घूमने आए हैं। आसपास कोई नहीं। राजा आगे आगे चल रहा था और पीछे से एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। राजा मुड़ता है। अरे ये तो सोनम, ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, और आज हम तीनों साथ में एक आखिरी सफर पर हैं। आखिरी? तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अब राजा की आंखों में हैरानी के साथ डर भी था। उसने सोनम और उसके साथ आए उस अनजान शख्स को देखा। लंबा, गठीला, आंखों में नफरत की चिंगारी और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। सोनम, ये सब क्या है? ये आदमी कौन है? सोनम अब धीरे धीरे राजा के पास आई। उसकी मुस्कान अब प्यारी नहीं, बल्कि साजिश से भरी हुई थी। ये मेरा अतीत है और अब मेरा भविष्य भी। इसका नाम राज कुशवाहा है और हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ। राजा जैसे जमीन में गड़ गया। सारा शरीर कांपने लगा, लेकिन जुबान पर अब भी सलीका था। तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे माँ बाप, मेरी बहन, उनका क्या कसूर था? तभी राज अब हंस पड़ा और बोला, तेरी सीरत का दिखावा बहुत अच्छा था, पर हमें तेरी दौलत चाहिए थी। तेरा सीधा सपाट चेहरा, तेरे भोलेपन ने ही हमें यकीन दिलाया कि तू फंस जाएगा। और देख,
तू फंस भी गया। मेरी दौलत, मेरे पास क्या है जो तुम्हें चाहिए था? सोनम ने अब ठंडी आंखों से राजा को देखा और बोली, तेरी जमीनें, तेरे नाम पर बीमा और वो ट्रस्ट फंड जो तेरे पिता ने तेरे नाम लिखा है। शादी के बाद तेरी मौत और फिर सब हमारा। इतना सीधा आदमी मौत को भी समझ नहीं पाया। राजा बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो, पर आंखों में एक आखिरी सवाल अब भी तैर रहा था। तो क्या प्यार कभी था ही नहीं? सोनम एक पल को चुप रही, फिर बोली, नहीं राजा, कभी नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी मासूमियत से नफरत थी। तू बहुत अच्छा था, पर इसी अच्छाई ने मुझे जला दिया। अब राज ने अपने हाथ में छिपा चाकू निकाला। राजा ने देखा, लेकिन पीछे नहीं हटा। माँ ने कहा था, हर किसी पर भरोसा मत करना। काश एक बार और सुना होता उनको। सोनम अब बेतरतीब सी चिल्ला उठी, बस करो, बहुत हो गया ये ड्रामा। और उसी पल राज ने धक्का दिया। राजा का शरीर लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और फिर कुछ घंटे बाद सोनम और राज वापस होटल लौटते हैं। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक संतोष, जैसे कोई मिशन पूरा हुआ हो। लेकिन किस्मत को जो मंजूर होता है वो हमेशा वही होता है। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका। आप दोनों सोनम और राज कुशवाहा हैं? हाँ, क्या बात है? पुलिस अधिकारी ने जेब से एक मोबाइल निकाला। ये फोन पहाड़ से मिला है। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग एक कॉल की है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग। राजा की माँ से बात करते हुए उसने कहा था, माँ, सोनम मुझे कहीं दूर ले जा रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर मैं वापस न लौटूं तो। और उसके बाद झरने की आवाज, चीख और सन्नाटा। अब सोनम के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। राज कुशवाहा भी सकपकाने लगा। आप दोनों को हिरासत में लिया जा रहा है। राजा रघुवंशी की संदिग्ध मौत के मामले में जांच शुरू हो चुकी है। उधर इंदौर में सीता रघुवंशी मंदिर के बाहर बैठी थीं। हाथ में वो चाय की पत्तियां थीं जो राजा लाने वाला था। उनकी आंखें आसमान में टिकी थीं, जहां शायद कोई आवाज राजा की गुम मुस्कान वापस भेज रही थी। मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस एक बार वापस आ जा, चाहे किसी भी रूप में। पायल दरवाजे पर खड़ी थी, गोलगप्पों की जगह। अब उसकी आंखों में आंसू थे और जगदीश रघुवंशी बस खामोशी से वही पुरानी किताबें खोलते जा रहे थे, जैसे किसी पन्ने पर राजा अब भी जिंदा हो। भरोसे की एक दरार कभी कभी जिंदगी को खामोश कर जाती है। राजा रघुवंशी की कहानी उस हर बेटे की कहानी है जिसने अपनों के लिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन अपनों के भेष में छिपे दुश्मनों को पहचान नहीं पाया। और आखिर में उसने सिर्फ एक चीज छोड़ी, एक माँ की खामोश प्रार्थना और एक परिवार की अधूरी तस्वीर।